Hello class 5 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your science teacher Silla. Today we are going to start with your 5th unit which is moving things, people and ideas and your 10th chapter which is work of energy. Let's get started. What's ahead? In this chapter you will learn about effects of force, types of force, work and energy and its forms. So first let's have a quick warm up. Force and energy are terms we usually use in our daily lives. So forms और energy एक ऐसे terms हैं, दो ऐसे terms हैं जो हम usually हमारी daily life में use करते हैं. Let us do this short exercise. हम यहाँ पर अब चले एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे. Look at the pictures given below and complete the sentences. अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं. रोहित kicks the ball. Initially the ball goes up but comes down due to. अब बॉल जो है वो ऊपर तो जाती है किक करने पर, लेकिन फिर दोबारा नीचे आ जाती है. क्यों नीचे आ जाती है? ड्यू टू फ्रिक्शनल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि आप यहाँ पर बॉल की बात कर रहे हैं कि वो दोबारा नीचे आ जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर आप लिखेंगे. द फूड लाइट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ द फ्लड लाइट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ. फ्लड लाइट जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? लाइट या फिर साउंड एनर्जी. तो यहाँ पर लाइट की बात करेंगे हम क्योंकि लाइट की बात है, फ्लड लाइट है तो यहाँ पर लाइट लिखा जाएगा. नेक्स्ट देखिए, दीपक रोल्स अ बॉल ओवर अ फ्लोर. इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स ड्यू टू. तो क्या है कि यहाँ पर दीपक जो है वो एक बॉल को रोल कर रहा है फ्लोर पे, और ग्रेजुअली जो बॉल है वो स्लो डाउन हो जाती है और फिर रुक जाती है. क्यों? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. तो यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो इस वजह से जो बॉल है वो थोड़ी देर बाद स्लो होके रुक गई. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग समथिंग. हमारी डेली लाइफ में हम काफी सारे एक्शंस ऐसे परफॉर्म करते हैं जो क्या इन्वॉल्व करते हैं? पुश करना या फिर पुल करना चीजों को. सच एज वी पुश द पेडल्स ऑफ आवर साइकिल टू एंजॉय द राइड. हम हमारे साइकिल के जो पेडल्स होते हैं उनको पुश करते हैं सो दैट हम हमारी राइड को एंजॉय कर सकते हैं. अ हॉर्स पुल्स द कार्ट टू मूव इट. और एक जो घोड़ा होता है वो पूरी कार्ट को पुल करता है सो दैट वो मूव कर सके. वी कैन से दैट अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. और हम ये कह सकते हैं कि एक पुल और पुश जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो हमें एक फोर्स होता है, चाहे फिर वो पुश हो या पुल हो. ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी गई है, अ बॉय पुशिंग द पेडल्स ऑफ अ साइकिल. यहाँ पर जो बच्चा है वो पेडल्स जो होते हैं साइकिल के उन्हें पुश कर रहा है आगे राइड करने के लिए. इसी तरीके से अ हॉर्स पुलिंग टोंगा, यानी कि जो हॉर्स है वो एक कार्ट को, टोंगा को पुल कर रहा है. तो इन दोनों ही पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि एक काइंड ऑफ फोर्स हमें दिख रहा है, फिर चाहे वो पुल हो या पुश हो. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? वी कैन नॉट सी अ फोर्स. हम फोर्स को देख नहीं सकते, ठीक है. वी बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट्स. लेकिन हम उसके इफेक्ट्स को जरूर देख सकते हैं. लेट अस एग्जामिन द एग्जैक्ट इफेक्ट्स. लेट अस एग्जामिन द इफेक्ट्स that force can have and on an object. The force can have on object. स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस को दोबारा लिख दिया, इट्स ओके. तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया कि फोर्स को हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन हम उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम एग्जामिन करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर कैसा फोर्स होता है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, पहला देखिए, इट मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो फोर्स होता है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? नॉट मूविंग, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि जो हिल नहीं रहा, अभी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव करता है. ठीक है, फोर्स, फिर चाहे वो पुल हो या पुश हो. इट स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये जो है ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है. फोर्स जो है, मान लीजिए कि आपने क्या बोलते हैं, आप धक्का दे रहे हो किसी चीज को और फिर आप धक्का देना बंद कर दो, आप फोर्स देना बंद कर दो उस चीज पे, तो वो रुक जाएगी. ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट, इट मेक्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. और यहीं पर अगर हम फोर्स ज्यादा दें तो वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव करने लगेगा. अगर हम जोर से धक्का लगाएंगे किसी गाड़ी को तो वो जल्दी जल्दी फास्ट मूव करना लग जाएगा. या फिर जो एक ये हॉर्स है अगर वो जल्दी जल्दी पुल करेगा कार्ट को तो वो जो कार्ट है वो जल्दी मूव करेगी.
इट स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, अगर हम धीरे उसे पुश करेंगे तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो फोर्सेस कई तरीके से काम करता है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है। इट चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो किसी शेप या साइज भी चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो दीज आर सम इफेक्ट्स विच आर कॉज्ड बाय फोर्स। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स में भी दिया है। ओपनिंग अ डोर, किसी डोर को अगर हम ओपन करें तो वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, राइट। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल के साथ खेलते तो हम उसे पुश करते हैं ना आगे की तरफ, तो उसकी स्पीड बढ़ती है। पुलिंग अ सूटकेस, हम एक सूटकेस को पुल कर रहे हैं। तो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कई तरीके के होते हैं। क्या क्या है वो? सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखिए। when we bring a magnet near an iron object, जब हम किसी मैग्नेट को किसी आयरन ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, से आयरन नेल्स, मान लीजिए कोई कील, आयरन नेल्स किसे कहते हैं? कीलें जो होती है ना, कील्स जो कील होती है उसको हम आयरन नेल्स कहते हैं। तो कील के पास अगर हम किसी आयरन को मैग्नेट को लेकर आएंगे तो क्या होगा? इट अट्रैक्ट्स द आयरन नेल्स टुवर्ड इटसेल्फ, तो क्या होगा? जितनी भी कील होगी वो सभी मैग्नेट पर चुंबक पर चिपक जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैग्नेट हैज अ फोर्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेट में फोर्स होता है। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स माना जाता है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसका क्या रिजल्ट होता है? कि जो स्लो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वो फॉर एग्जांपल अ कोम व्हेन रब्ड विद द हेयर एंड ब्रॉट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। आपने बचपन में ये चीज की भी होगी स्टूडेंट्स, कि हम कोम करते हैं, कोम करने के बाद में या फिर हमारे बालों से हम बहुत अच्छे से कोम को रब करें, उसके बाद अगर हम छोटे छोटे पेपर के बिट्स को कोम के पास लेके जाएंगे ना तो वो कोम से चिपक जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑल द पीसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, सारे ही छोटे छोटे पीसेस उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द चार्ज कोम इंक्लूड्स एन अपोजिट चार्ज इन द पेपर पीसेस एंड दे स्टक टू द कोम। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कोम जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ चुका है, जिसकी वजह से जितने भी पेपर बिट्स जो हैं, पीसेस हैं, वो कोम से चिपक जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एवरीथिंग दैट वी थ्रो अप कम्स डाउन ऑन द अर्थ। जो भी चीज हम ऊपर उछालते हैं वो जमीन पर जरूर नीचे गिरती है। इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो होती है उसमें एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। वो क्या करती है? सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ नीचे की तरफ फोर्स करती है, यानी कि पुल करके रखती है। तो इसीलिए हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। इट इज द पुलिंग डाउन फोर्स ऑफ द अर्थ, जिसे मैंने बताया ना पुल करने वाली बात, तो वो जो पुल है, पुलिंग डाउन ऑफ फोर्स ऑफ द अर्थ, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है। अब यहाँ पर फेस द फैक्ट्स में देखिए, वी स्टैंड ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सीधी सी साफ साफ बात है, हम भी अर्थ पर इसीलिए खड़े हो पाते हैं क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। When we roll a ball on the ground, it stops after some time due to the force of friction. जब हम किसी बॉल को ग्राउंड पर ऐसे रोल करें तो वो कुछ टाइम बाद थोड़ी स्लो होके रुक जाएगी एक ना एक एंड पे। ऐसे तो नहीं है ना वो बॉल भागती रहेगी भागती रहेगी भागती रहेगी, कभी ना कभी थोड़े टाइम बाद में थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो स्लो होके रुक जाएगी, राइट। क्यों होता है ऐसा? इट्स बिकॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यानी कि घिसने को कहते हैं। ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है उसका जो फोर्स, कि हमने कितनी तेजी से उसको फेंका कि वो थोड़ी देर बाद रुक गई। दिस फोर्स स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये फोर्स क्या करता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देता है, जैसे कि मैंने बताया ना, थोड़ा स्लो होके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, और हम इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स की मदद से चलते हैं। व्हीकल्स आर स्टॉप्ड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स।
व्हीकल्स जो होते हैं, जितने भी गाड़ियां होती हैं, वो भी इसीलिए रुक पाती हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यूज कर किया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, buoyant buoyant force. If we push down a mug floating on water, अगर हम किसी मग को जो ऊपर फ्लोट कर रहा हो पानी में, उसे नीचे की तरफ पुश करते हैं, वी फील एन अपवर्ड थ्रस्ट, तो हम फील करेंगे कि वो ऊपर की तरफ अपने आप को पुश करता है। हम उसे नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ से नीचे से एक पुश आता है जो हमें मतलब उसको रोकता है नीचे पुश करने से। दिस अपथर्स्ट ऑफ पुश इज कॉल्ड बायंट फोर्स। तो ये जो अपथर्स्ट होता है पुश का, इसको क्या कहते हैं हम? बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया भी है, जो बच्चा कर रहा है ना, यहाँ पर एक बड़े से टब में एक छोटे से मग को पुश कर रहा है, लेकिन वो जो मग है वो भी नीचे से पुश दे रहा है, विच इज कॉल्ड बायंट फोर्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं बेस्ड ऑन आर टॉपिक्स जो हमने अभी कवर किए हैं, सो इन्हें आप खुद ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क। When you read a book, you are not doing any work. But when you pull a chair, it is said that work has been done. जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो ऐसा कहा जाएगा कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक चेयर को पुल किया तो वो चीज मानी जाएगी कि आपने कोई काम किया है। When we apply force to move any object, we do work. जब भी हम किसी ना किसी तरीके का फोर्स, कोई ताकत लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तब माना जाता है कि वहां पर कोई वर्क हुआ है, कोई काम हुआ है। ठीक है, बट वेन यू पुश एन अलमीरा एंड इट डज नॉट मूव, नो वर्क इज सेट टू बी डन। लेकिन आपने मान लीजिए एक अलमीरा को पुश किया, लेकिन वो जरा सी भी नहीं हिली, तो माना जाएगा कि आपने वहां कोई काम नहीं किया। आपने दम तो लगाया, लेकिन अगर वो मूव ही नहीं हुई तो वहां पर कोई पर्पस पूरा नहीं हुआ। वो मूव ही नहीं हुई तो वहां पर आपका कोई काम नहीं हुआ, आपने कोई काम नहीं किया। So a work is said to be done only when the applied force causes a change in the position of the object in the direction of the applied force. तो इसीलिए ये चीज मानी जाती है कि हम वर्क को तब ही मानेंगे जब एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया हो, उस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो ही माना जाएगा कि वो वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनर्जी एंड इट फॉर्म्स। एनर्जी और उसके फॉर्म्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? एबिलिटी होती है वर्क करने की। हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती तो हम कोई काम नहीं कर पाते, राइट? तो हमारे अंदर एनर्जी होगी तो ही हम काम करते हैं। तो यही है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। वी रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज। हमें एनर्जी की जरूरत होती है सो दैट हम काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। प्लेइंग, रनिंग, रीडिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको खेलना हो, रनिंग करनी हो, रीडिंग करनी हो, तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एनर्जी। ऑल नीड एनर्जी। बताया ना यहाँ पे, इन सभी कामों के लिए क्या जरूरी होता है? एनर्जी जरूरी होती है। ओनली अ बॉडी विच हैज एनर्जी इन इट कैन प्रोड्यूस अ फोर्स टू कैरी आउट वर्क। ऐसी बॉडी जिसके अंदर एनर्जी होगी, सिर्फ वही बॉडी हो सकती है जो प्रोड्यूस करेगी फोर्स, सो दैट आप वहां पर कोई काम कर सके, क्योंकि विदाउट फोर्स कोई काम नहीं होता। तो आप जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे कोई काम नहीं होगा। और आप फोर्स कब लगाएंगे? जब आपके पास एनर्जी होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फेस द फैक्ट्स। A 100 watt bulb consumes only 1 unit of energy to give light for 10 hours। एक फैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए, फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं एनर्जी के, कि कितने तरीके की एनर्जीज होती हैं। पहला देखिए, हीट एनर्जी सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिया है ना हीट एनर्जी का, यहाँ पर आग जलाकर, ये हीट एनर्जी होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हमें सन से मिलती है वो हीट एनर्जी कहलाई जाती है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट। सन जो है वो सबसे मेन सोर्स है हीट का। दिस एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एक्सेट्रा आर बर्न। और ये जो एनर्जी होती है ये हमें और किस तरीके से मिलती है? जब फ्यूल्स, जैसे कि लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, इस तरीके के जब फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तब भी हमें ये एनर्जी मिलती है। वेन वी कुक फूड वी यूज हीट एनर्जी। जब हम खाना बनाते हैं तो हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं, राइट? हम आग पे ही तो खाना बनाते हैं ना। तो ये चीज हमें
हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे हमारा खाना पकता है, राइट। नेक्स्ट देखिए लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है? एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हमें लाइट से मिलती है वो लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। बल्ब, कैंडल, ट्यूब एक्सेट्रा आर सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। हमारे जो लाइट एनर्जी के सोर्सेज है वो क्या क्या है? जैसे कि बल्ब हुआ, कैंडल है, फ्यूल है, ये सभी हमारे सोर्सेज है ऑफ लाइट एनर्जी। सन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। सन भी लाइट एनर्जी का ही एक सोर्स माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी दैट इज obtained फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रिक करंट से हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रन ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो भी हम टेलीविजन, टीवी देखते हैं, वॉशिंग मशीन आप यूज करते हैं, या जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज करते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती हैं, है ना। हम ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज करते हैं, राइट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो उसी के ऑब्जेक्ट की वजह से, उसके ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से हमें मिलती है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाई जाती है। अ मूविंग कार, अ मूविंग ट्रक, अ मूविंग टॉय एक्सेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई भी मूविंग चीज, जैसे कि वो कार हो, कोई ट्रक हो, कोई टॉय हो, कुछ भी हो, उन सभी के अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। आगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी के अंदर स्टोर होती है पोजिशन की वजह से। वाटर इन अ टैंक हैज पोटेंशियल एनर्जी। जो वाटर होता है, पानी होता है टैंक के अंदर, उसके अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, इसमें है इफ 100 वोल्ट बल्ब कंज्यूम्ड 1 यूनिट ऑफ एनर्जी टू गिव लाइट टू फॉर 100 आवर्स, हाउ मच यूनिट्स विल इट कंज्यूम अ गीजर ऑफ 2000 वॉट्स इन 10 आवर्स। तो यहाँ पर आपने ऊपर वाली एक्टिविटी को देखा था ना, उसमें फैक्ट था, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर आपको मैकेनिकल एनर्जी का पिक्चर दिया है ना, यहाँ पर आपको फैन का पिक्चर दिया है, इसका देखिए। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। क्या बताया कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमें कैसे मिलती है? जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने मोशन में रहता है और अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल फैन। फैन जो है वो चलता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और कंटिन्यूअसली मोशन में है, तो ये हुआ आपका मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यहाँ पर पिक्चर दिया है ना आपको, यहाँ पे ये विंड मिल्स दिखाए गए हैं, इनको विंड मिल्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये विंड एनर्जी को दिखाया गया है। विंड हैज द पावर टू मूव थिंग्स। हवा के पास इतनी पावर होती है कि वो चीजें हिला सके, राइट। दिस पावर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड मिल्स। विंड एनर्जी जो होती है वो कहाँ यूज होती है? विंड मिल्स में यूज होती है। विंड मिल्स आर यूज टू जनरेट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और विंड मिल्स क्यों यूज होते हैं? पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है? यहाँ पर देखिए सोलर एनर्जी का आपको पिक्चर भी दिया गया है। एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू कुक फूड इन सोलर कुकर्स, टू हीट वाटर इन सोलर हीटर्स एक्सेट्रा। सोलर एनर्जी हम कब यूज करते हैं? जब हम सोलर कुकर्स में खाना बनाते हैं तो, और सोलर हीटर्स में पानी गर्म करते हैं तो हम उससे सोलर एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन सोलर कैलकुलेटर्स एंड सोलर वॉचेस। और इसे हम सोलर कैलकुलेटर्स और सोलर वॉचेस में भी यूज करते हैं। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है।
इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोल कंटेन्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. कोल जो होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी अपने आप स्टोर होती है अंदर. व्हेन वी बर्न इट वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी. लेकिन जब हम उसे बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीट और लाइट एनर्जी मिलती है. द हीट इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन. और फिर उसके बाद में क्या होता है? हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. हमने बताया था ना, कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो ये फिर उसका फर्दर यूज है. दस एनर्जी जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म. इसीलिए ये वाली जो एनर्जी होती है ये बस अपने फॉर्म को चेंज करती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफी तरीके की एनर्जीज को पढ़ लिया है. नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन योर टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़े हैं, उसे आप खुद ट्राई आउट करेंगे. नाउ देयर इज स्क्रैच योर माइंड. यहाँ पर आपको आपके पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप दिया है थ्रू दिस फ्लो चार्ट. चलिए इसे रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फोर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, फोर्स कितने तरीके के हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बायंट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोबारा दे दिया है, इट्स ओके, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये सब तरीके के हमारे फोर्स हैं. when these force are applied on object this results in work. ठीक है, जब हम ये फोर्स सभी अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो इसका क्या रिजल्ट होता है कि वहां पर वर्क को कंसिडर किया जाता है. कि जब हमने कोई फोर्स लगाया और उसमें कोई मूवमेंट हुई तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो वो क्या कंसिडर किया जाता है? एज अ वर्क कंसिडर किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. यानी कि एनर्जी जो होती है वो कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए. हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई वर्क नहीं कर सकते. ठीक है, अब एनर्जी कितने टाइप्स की है हमने अभी अभी पढ़ा है. क्या क्या है वो? लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हीट एनर्जी. सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड फोर्सेस जो हमें हेल्प होते हैं वर्क करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारे चैप्टर का एक क्विक रिकैप लिया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको करना है थिंग्स यू नो. ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप करेंगे बिकॉज आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. हमने काफी थरोली अभी इस चैप्टर को डिस्कस किया है. सो यू विल डू दिस ऑन योर ओन एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.